नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने डागुर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नई बात के साथ, ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन को लेकर के। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन यानी वो लोग क्या कमाते थे, क्या खाते थे, कैसा व्यवसाय करते थे, किन किन पशुओं का पालन करते थे, या क्या वो काम, उनका काम क्या था मुख्य रूप से, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे आज। जैसे मैंने कहा कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जो व्यवसाय थे वो व्यवसाय दो प्रकार के। नंबर एक, पशुपालन, और दूसरा व्यवसाय उनका कृषि। ध्यान रहे, कृषि बाद में आया, पहले उनका मुख्य काम केवल क्या था? पशुपालन। यानी पशुपालन, ध्यान दीजिए, पशुपालन ही उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था, और पशुओं के आधार पर ही उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी, या पशुओं की स्थिति पर ही उनकी पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी। अब पशुओं का जिक्र करते हैं तो पशुओं में सबसे प्रमुख पशु जो था वो थी गाय। सबसे प्रमुख पशु क्या थी? गाय। ध्यान रहे, ऋग्वेद में गाय को देवता कहा गया है, देवतुल्य समझा गया है, और जो उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी था, प्रमुख पशु भी था। सबसे ज्यादा ये लोग पालते कौन से पशु को थे? तो गाय को। अब देखो, गाय के महत्व को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं कि उस समय पहली बात, मूल्य निर्धारण का जो कार्य था वो भी किसके आधार पर होता था? गाय के आधार पर। दूसरा, जो युद्ध होता था किसी भी दो जनों के मध्य, दो जनपदों के मध्य यदि युद्ध हो जाता था तो उस युद्ध को भी वो लोग गवेषणा या गविष्टि कहते थे। गवेषणा या गविष्टि कहते थे, और जिसका अर्थ होता था गायों की खोज। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, यानी गायों की खोज करना ही युद्ध कहलाता था, यानी गायों की संख्या बढ़ाने के लिए युद्ध किए जाते थे। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होंगी वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली या समृद्ध माना जाता था। इसलिए गायों की संख्या बढ़ाने के लिए लोग युद्ध किया करते थे, शासक युद्ध किया करते थे उस समय, और मूल्य निर्धारण की इकाई के रूप में भी गाय का प्रयोग किया जाता था। इसलिए गाय का महत्व बहुत ज्यादा था। सबसे ज्यादा बड़ी बात तो यह है कि जो शासक होता था उस शासक को गौपति के नाम से जाना जाता था, यानी गायों का स्वामी कहलाता था शासक भी। क्लियर है भैया? और जो समृद्ध व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति, मैं इसी की बात कर रहा हूं, उनके महत्व की। जो समृद्ध व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति कौन होगा? जिसके पास ज्यादा गायें होंगी, और समृद्ध व्यक्ति जो होता था उसको कहते थे गौपत। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय का सबसे प्रमुख पशु जो था वो था गाय, और गाय के इर्द गिर्द ही इन लोगों की पूरी आर्थिक व्यवस्था घूमती रहती थी। क्लियर? आगे बात करते हैं दूसरे पशु की। सॉरी, एक मिनट।
दूसरा जो सबसे प्रमुख पशु था, पशु नंबर 2, वो था अश्व यानी घोड़ा। इससे पहली सभ्यता आपने जो पढ़ी उसमें अपने बात की थी कि वो लोग घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन ये घोड़े से परिचित थे। और घोड़ा इस समय शक्ति का प्रतीक माना जाता था। समझिए इस चीज को। आर्यों का मुख्य कार्य पशुपालन तो हो गया, इसके अलावा आर्य लोग जो थे वो युद्ध प्रिय जाति थी, एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे और युद्धों को जीत करके और संपत्ति बढ़ाते रहते थे, गायों को की संख्या बढ़ाते रहते थे। कालांतर में जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा, उत्तर वैदिक काल में यही कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए होने लग जाएगा, भूमि को बढ़ाने के लिए होने लग जाएगा। तो उस युद्ध में, उन युद्धों के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण पशु होता था, जो काम करता था, वो था घोड़ा। यानी किसका प्रतीक माना गया? शक्ति का प्रतीक। आज भी हम अश्व शक्ति, हॉर्स पावर के रूप में शक्ति का मापक मानते हैं, मात्रक मान लीजिए, मापक मान लीजिए, वो अश्व शक्ति आज भी है। तो घोड़ा उनका दूसरा प्रमुख पशु था और जिसे ये लोग शक्ति का प्रतीक मानते थे। तीसरा प्रमुख पशु जो था इन लोगों का, वो था बैल। और बैल जो था ये कृषि कार्यों में प्रयुक्त होता था। हालांकि बैल के लिए कहा गया है कि इंद्र जो था उसको बैल का मांस बहुत प्रिय था, यानी इंद्र भगवान जो उनका देवता था वो बैल का मांस भी खाता था। क्लियर? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहां से कि ऋग्वैदिक आर्य किस पशु से अपरिचित थे, यानी ऐसा कौन सा पशु था जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी? तो आपका आंसर होगा हाथी। यानी ऋग्वैदिक आर्य हाथी से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि पूरा का पूरा कार्य जो था पशुपालन के इर्द गिर्द घूमता था, और पशुओं में सबसे प्रमुख जो पशु था वो था गाय। गाय संपत्ति का प्रतीक भी मानी जाती थी, गाय से मूल्यों का निर्धारण भी होता था, और युद्धों को भी गवेषणा कहा जाता था, यानी गायों की खोज कहा जाता था। और दूसरा पशु अश्व, घोड़ा, ताकत का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक आज भी है। आज भी अपन क्या मानते हैं? अश्व शक्ति में मापते हैं ताकत को। और तीसरा प्रमुख पशु हो गया इनका बैल, जो कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जाता था। हाथी के अतिरिक्त ये लगभग सभी पशुओं से परिचित थे, बाकी सभी पशुओं से परिचित थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली और आपका भेड़, बकरी, सबसे परिचित थे। अपरिचित किससे थे, यानी जिसके बारे में इनको जानकारी नहीं थी, वो पशु था इनका हाथी। कौन सा भैया? हाथी। अब बात करते हैं अगला पॉइंट नंबर 2, इनकी अर्थव्यवस्था का दूसरा जो प्रमुख कार्य था वो हो गया कृषि, खेती। देखिए, खेती हालांकि इनका सेकेंडरी वर्क था, लेकिन खेती को भी, कृषि को भी उस समय महत्व दिया जाता था। और ऋग्वेद में कृषि के लिए, ऋग्वेद में खेती के लिए 2-3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृषि को क्या क्या कह देते थे? उर्दरा, धान्य, और क्या कहते थे? वपंती। ये तीनों नाम किससे संबंधित हैं? कृषि से संबंधित हैं। अब बात आ गई कि सर ये लोग कृषि किसकी करते थे, यानी इनकी प्रमुख फसल कौन सी थी? जब प्रमुख फसल का जिक्र आएगा तो वहां पर इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एक ही इंपॉर्टेंट फसल यव, और यव का अर्थ होता था जौ, यानी सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा बोई जाने वाली, या कहें कि ऋग्वैदिक काल में एक ही फसल का उल्लेख मिलता है, अगर वो इंपॉर्टेंट फसल है तो वो फसल है यव, यानी जौ का आप इस चीज से अनुमान लगाइए। जैसे हम कई बार जब उनका उल्लेख करते हैं
यज्ञों का उल्लेख करते हैं तो यज्ञों में आज के दिन भी जौ की हवी दी जाती है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक फसल है हमारी। क्लियर है? अब कुछ प्रश्न बन जाते हैं इससे, जैसे कुछ शब्दावलियां पूछ ली जाती हैं और मिलान करने वाला प्रश्न बन जाता है वहां से। जैसे आपको कोई नाम दे देगा और आपसे कहेगा कि इनको आप मिलान कीजिए, तो आप कैसे मिलान करेंगे उनको? जब उनके सबके अर्थ पता होंगे। तो मैं कुछ शब्दावली आपको बता रहा हूं, इसको आप बार बार देखना, बार बार इसको नोट कर लेना, बार बार रिपीट करना। यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। और यह शब्दावली कृषि से संबंधित भी है और अन्य कार्यों से संबंधित भी है, सभी के से मिली जुली। जैसे मैंने कहा लांगल, लांगल, एक शब्द का प्रयोग किया मैंने, लांगल। अर्थ हुआ उसका हल। दूसरा शब्द प्रयोग किया मैंने सीर। सीर का अर्थ भी होगा भैया हल। अब जब हल आ गया तो फिर सीता का जिक्र भी कर देते हैं। सीता यानी हल से बनी रेखाएं। रेखाओं से अपन शब्द ले सकते हैं हराइयां, यानी जो खेत को बो देते हैं, बोने के बाद में जो हराई बनती है, जिनमें फसल उगती है, उनको क्या कहा जाता था? सीता। क्लियर? जैसे अगला शब्द मैंने प्रयुक्त किया करीशु। करीशु का अर्थ हुआ गोबर की खाद। यानी उस समय पहले भी आप इनकी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखते हैं कि पहले केवल और केवल गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था, और उस समय गोबर की खाद को क्या कहा जाता था? करीसु। करीसु। एक शब्द आता है दात। दात, जिसको आज के शब्द में, आज के अर्थों में हम उसका जिक्र करें तो हम कह सकते हैं दांतड़ी। क्या कह सकते हैं? दांतड़ी। यानी दांतड़ी क्या काम आती है भैया? फसल काटने का यंत्र या साधन। फसल काटने का यंत्र या साधन क्या कहलाया? दांत। कुछ और शब्दावली है, जैसे मैंने कहा कुल्या। कुल्या यानी हो गया नहर। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय वो लोग कृत्रिम सिंचाई भी करते थे। कृत्रिम सिंचाई से मतलब, इसके लिए आपसे प्रश्न डायरेक्ट नहर ना दे करके और भी दे सकता है कि खेत में जल पहुंचाने वाली नालियां। खेत में जल पहुंचाने वाली नालियां भी कह सकते हैं अपन इनको। बात एक ही है। एक शब्द आया सूर्प, जिसको आज की राजस्थानी भाषा में कहें तो छाजड़े की तरह कह सकते हैं। छाजड़ा वो जिससे गेहूं से भूसा अलग करते हैं, या चावल से धान से चावल को अलग करते हैं, और वो जो भूसा बचता है उसको अलग कर देते हैं, वो कहलाता था सूर्प। यानी अनाज से भूसा अलग करने का साधन या फिर यंत्र हो गया। बात है कि यानी जिस चीज से हम अनाज से भूसा अलग करेंगे
वो क्या कहलाएगा? सूर्प कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? सूर्प कहलाएगा। और एक शब्द और था उर्दर। क्या कहते थे? उर्दर। उर्दर आपने देखा होगा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जब कृषि की जाती है तो उसमें खेत का स्वामी अलग हो गया और खेत में कृषि करने वाला अलग व्यक्ति हो गया, सीरी बोल देते हैं जिसको अपन। और जब फसल जब पक जाती है, निकाल ली जाती है, उसको तैयार हो जाती है, जब फसल हमारे सामने आ जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको आपस में बांटते हैं। जैसे एक का चौथा हिस्सा या तीसरा हिस्सा, एक का जो भी तिहाई या चौथा हिस्सा। हम क्या करते हैं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने कनस्तर होता है, पीपा, पीपा बोलते हैं जिसको, कनस्तर को, टिन, वो ले लेते हैं और जैसे जिसके 3 हिस्से जाने 3 उसके भर के डाल दिए, 1 उसके भर के डाल दिया। उसी प्रकार से खाद्यान्न मापने का जो यंत्र था उस समय का, वो कहलाता था उर्दर। क्या कहलाता था? उर्दर। तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा? खाद्यान्न मापने का पात्र या साधन। क्लियर है भैया? क्या कहलाएगा? उर्दर। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, कुछ शब्दावली है कृषि से जुड़ी हुई, जैसे लांगल यानी हल, सीर भी क्या हो गया? हल, दोनों का अर्थ एक ही है। अब सीर से जो रेखाएं बनेंगी वो कहलाएंगी सीता। सीर से जो रेखाएं बनी वो क्या कहलाएंगी? सीता। अब खेत में खाद डालनी है और वो खाद होती थी गोबर की, उसको क्या कहा गया? करीसू। और फसल को काटने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था वो कहलाता था दात। क्या कहलाता था? दात। कुल्या, कुल्या यानी नहर, यानी इसका मतलब ये लोग कैसे सिंचाई करते थे? कृत्रिम सिंचाई। और सूर्प, अनाज से भूसा अलग करने का पात्र या साधन। क्लियर? और उर्दर यानी खाद्यान्न मापने का पात्र या साधन। नेक्स्ट, अन्य प्रमुख शब्दावली। ध्यान रहे शब्दावली से प्रश्न बनता है, इसीलिए करवा रहा हूं। ना तो कृषि बताई कौन कौन सी फसल, एक फसल जो, और पशुपालन बताया सबसे प्रमुख फसल, ये चैप्टर क्लोज हो जाता। लेकिन शब्दावली से प्रश्न पूछा जाता है। अभी तक जितनी बार भी पूछा गया है उनमें से मैक्सिमम बार शब्दावली से प्रश्न आया है कि उस समय यानी ऋग्वेद में इस चीज के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर? तो अब अन्य शब्दावली देखते हैं अपन। कुछ अन्य वस्तुएं थी, कुछ अन्य संसाधन थे जिनके लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है या ऋग्वेदिक कालीन लोग किया करते थे। जैसे एक शब्द आया शकट, ये संकट नहीं है भाई, शकट, और इसी को कह दिया अनस। इसी को क्या कह दिया? अनस। यानी जो गाड़ी होती थी, और गाड़ी भी कैसी भैया, उस समय कोई ट्रक वगैरह तो होते नहीं थे, तो फिर गाड़ी कौन सी? जो बैलगाड़ी होती थी। तो बैल की गाड़ी को क्या कहते थे? अनस या शकट। क्लियर? दूसरा रश्मि, ये इंपॉर्टेंट शब्द है भैया, पूछा भी जा चुका है कि ऋग्वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक काल के अंदर लगान को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो लगान क्या कहलाती थी? रश्मि। मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, इसके ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट अगला है तक्षण। ये आज भी कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे तक्षण कला, वो होता है ना जो बार बार से उसको छेद छेद करके धीरे हथौड़ी, तो उस समय जो तक्षण कहलाता था किसको कहते थे? बढ़ई को। बढ़ई का अर्थ, बढ़ई को उस तक्षण का अर्थ क्या हुआ? बढ़ई। यानी उस समय बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षण। बढ़ई को क्या कहा जाता था? तक्षण। जैसे एक शब्द आ गया कर्मार, यानी लोहार।
जो धातु को गढ़ने का काम करता था या धातु से कुछ चीजें बनाता था वो कहलाता था करमार। क्या कहलाता था? करमार। एक शब्द आया कुलाल, इसको हम कह सकते हैं कुंभकार। क्या कह सकते हैं मित्रों? कुंभकार। और ये शब्द प्रयुक्त होता था किसके लिए? कुम्हार के लिए। कुम्हार आप जानते हो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। इससे हम ये चीज समझ सकते हैं कि उस समय भी मिट्टी के बर्तनों का महत्व बहुत ज्यादा था। क्लियर? अगला एक शब्द आता है हिरण्यकर। हिरण्यकर या हिरण्यकार, इस शब्द का अर्थ हुआ सोनार या सुनार। जो आभूषण बनाने वाला हुआ उसको क्या कहा जाता था? हिरण्यकर या हिरण्यकार। यहां पर एक चीज समझने वाली है आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि ऋग्वेद में कई जगह पर आभूषणों का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन आभूषण बनाने वाले हिरण्यकार का जो उल्लेख है वो बाद की संहिताओं में हुआ है। और बाद की संहिताओं से मतलब मेरा है कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में ज़्यादा हुआ है। लेकिन हम इस जब प्रमुख व्यवसायों का जिक्र कर रहे हैं तो वहीं पर मैंने इसको भी आपको बता दिया कि हिरण्यकार यानी जो व्यक्ति आभूषण बनाने का कार्य करता था उसे क्या कहा जाता था? हिरण्यकार। क्या कहते थे? हिरण्यकार। अगला एक शब्द है व्राप्त। व्रप्त, ये बाल बाल काटने का काम। व्रप्त यानी नाई, जो नाई का कार्य करता था उसको क्या कहते थे? व्रप्त कहते थे। इस समय अगले आगे चलते हैं। एक शब्द आया आयस। आयस इंपॉर्टेंट है। आयस उस समय कहा जाता था धातु को। आयस किसे कहा जाता था? धातु को। अब कई जगह पर कह दिया गया कि जो कांसा होता था, कांस्य, उसके लिए भी आयस का ही प्रयोग हो गया। समझना, कांस्य को आयस कह देते थे लेकिन धातु को भी आयस कहा जाता था। और हमें पूरे के पूरे वैदिक काल में 2-3 प्रकार की धातुओं का उल्लेख मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग किया है? पूरे के पूरे वैदिक काल में, जबकि अपन ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं। मैंने पूरा वैदिक काल, जिसके अंदर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, मैंने वैदिक काल शब्द का प्रयोग किया जिसमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों आ गए। तो धातु का प्रयोग हुआ, आयस शब्द, धातु के लिए आयस शब्द प्रयुक्त किया गया। अब समझिए, आयस 2 प्रकार के शब्द मिलते हैं। एक तो मिला लोहित अयस या लोह अयस, एक शब्द मिला हमें। और दूसरा मिला श्याम अयस या कृष्ण अयस। इन शब्दों का प्रयोग हुआ वैदिक ग्रंथों में। अब समझिए इसका अर्थ क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। जैसे लोहित अयस या लोह अयस, यह शब्द प्रयुक्त होता था तांबा के लिए। जो धातु थी तांबा, उसको कहा जाता था लोहित अयस या लोह अयस। और जो श्याम अयस या कृष्ण अयस है, यह प्रयुक्त होता था यह शब्द लोहा के लिए, जो हमारा आयरन कह सकते हैं जिसको। एक चीज ध्यान रखना, अभी इस बात में ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि सर आपने तो कहा, पहले जिक्र कर चुका है कि लोहा तो बाद में मिला था, लेकिन मैं एक बार धातुएं बता रहा हूं तो इसके साथ साथ इसको अभी समझ लीजिएगा। लोहित अयस, लोह अयस यानी तांबा, श्याम अयस
या कृष्ण अयस यानी लोहा, ये उत्तर वैदिक कालीन काल की धातु है। कौन से काल की धातु है? उत्तर वैदिक काल की धातु है। अब कहेंगे साहब उत्तर वैदिक काल की धातु है तो इसका जिक्र कहां पर हुआ है? तो इससे यदि आपसे प्रश्न पूछे कि श्याम अयस या लोह अयस का सर्वप्रथम जिक्र कहां पर हुआ है वैदिक साहित्य में, तो वो उसका आंसर होगा अथर्ववेद। जो चौथा वेद है अथर्ववेद, उसमें सबसे पहले श्याम अयस या कृष्ण अयस यानी लोहे का उल्लेख मिलता है, उसका जिक्र हुआ है। यहाँ तक की कहानी शायद आपको समझ में बैठ गई होगी। अयस यानी धातु, लोहित अयस तांबा, श्याम अयस लोहा, और एक धातु और थी जिसको कहा गया त्रपु। जिसको क्या कहा गया? त्रपु। ये त्रपु भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी बता देता हूं। कौन सी धातु थी? टिन। क्योंकि तांबा प्लस टिन इजकल टू कांसा। इसका मतलब तांबा तो था ही पहले, फिर टिन आया, टिन को जब मिलाया उसमें कुछ अनुपात था 1:9 का या कुछ ऐसे ही, वो आपको साइंस वाले ज़्यादा बेटर समझते होंगे। वो मिलकर के क्या बन गया? कांसा बन गया। तो एक धातु इंपॉर्टेंट और थी जिसको हमने कहा त्रपु, और त्रपु का अर्थ होता था उस समय टिन। क्या अर्थ होता था? टिन। कहानी समझ में बैठ गई होगी आपको ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में। मैंने आपको कंप्लीटली इसके बारे में इसका जिक्र मैंने आपके सामने कर दिया है। ये थी अपनी ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति, और इससे वो उन सभी प्रश्नों का अपन ने जिक्र किया जो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे ये शब्दावली, यह शब्दावली, ये शब्दावली, ये बार बार पूछे जाते हैं। ये शब्द ये भी पूछ लिया गया है, ये भी पूछ लिया गया है, और ये तो इंपॉर्टेंट मैंने बताया इंपॉर्टेंट है ही है। यह भी बहुत बार पूछ लिया गया है। धातु और धातु में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछता है वो कि लोह अयस और श्याम अयस कौन कौन सी धातुएं थी, मिलान करने वाले प्रश्नों में पूछ लेता है। और एक नई धातु थी त्रपु, जिसको क्या कहा गया? टिन, और इनको मिला करके क्या बन जाता था? कांसा। अब अपन ऋग्वैदिक काल का एंड में चल रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको कुछ, जैसे अपन ने बात की थी कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित पुरातात्विक स्रोत न के बराबर मिलते हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा कुछ मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था, कुछ मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, और उन मिट्टी के बर्तनों का उल्लेख हमें मिलता है। जैसे अपन ने ऋग्वैदिक काल के अंदर पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, वहां पर जो मृद भांड थे उनका कलर कैसा था, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। वहां पर अपन ने देखा था कि लाल मृद भांड होते थे और उनके ऊपर काले रंग से चित्रकारी कर दी जाती थी, जो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित चित्रकारियां होती थी। चतुष्कोण बना दिया, त्रिकोण बना दिया, तीर बना दिया, इस प्रकार की चित्रकारियां थी। यानी वहां पर लाल रंग के ऊपर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। अब मृद भांड का मुख्य जो रंग होता था वो लाल होता था और काले रंग की चित्रकारी। यहां जस्ट अपोजिट मैं बात कर रहा हूं किसकी? मृद भांड। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन कौन से काल के पढ़ रहे हैं अपन? ऋग्वैदिक काल के। तो यहां पर दो प्रकार के इंपॉर्टेंट मृद भांड मिले। नंबर 1 काले एवं लाल रंग के। पहले कौन से हो गए? काले एवं लाल रंग के मृद भांड।
इस प्रश्न को कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, B&RW, ये मृदभांड कौन से काल के हैं? B&RW कौन से काल के मृदभांड हैं? तो ये भी आंसर अपना क्या होगा? ऋग्वैदिक काल के। दूसरे मृदभांड जो मिलते हैं उनको कहते हैं गैरुवर्णी मृदभांड। गैरू, थोड़ा सा लाल जैसा ही रंग, थोड़ा सा लाल जैसा ही रंग होता था, वो मृदभांड कौन से हो गई? गैरुवर्णी मृदभांड। ये मृदभांडों का जिक्र हो गया। दो प्रकार के मृदभांड मिले, एक काले और लाल और एक गैरुवर्णी। प्रश्न पूछ लेता है कई बार, धूसर चित्रित मृदभांड, तो इसके बारे में भी अपन जब राजस्थान पढ़ेंगे वहां पर इसका जिक्र करेंगे। अगला अपना पॉइंट, अब अपन बात करते हैं तांबे का। पुरातत्व से संबंधित है, इसीलिए इसका जिक्र भी मैं यहीं पर कर देता हूं कि तांबे से बनी वस्तुएं, ये एक्चुअली ये प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है और शायद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ये प्रश्न आ चुका है। तांबे से बनी, तांबा लिख दिया मैंने, तांबे कर देता हूं इसको, तांबे से बनी प्रमुख वस्तुएं। तो यहां पर दो जगहों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न क्या बनेगा, बन सकता है कि सर्वाधिक ताम्र वस्तुएं किस राज्य से मिली? यानी ऋग्वैदिक कालीन लोगों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली जो तांबे की वस्तुएं थी वो सर्वाधिक किस स्थान से, कौन से स्टेट से मिली? तो यहां पर राज्य का जिक्र कर रहा है, वहां पर नो डाउट अपने को आंसर क्या करता है? उत्तर प्रदेश, यूपी। सर्वाधिक ताम्र वस्तुएं कहां से मिली हैं? उत्तर प्रदेश से मिली हैं। दूसरा, अब पूछ लेता है सर्वाधिक ताम्र वस्तुएं किस स्थान से मिली हैं? दोनों चीजों को ध्यान रखना, यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यहां पर स्थान शब्द का प्रयोग किया है और वो स्थान है गुगेरिया। कौन सा स्थान है? गुगेरिया। और गुगेरिया मित्रों कहां पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। यानी सबसे ज्यादा तांबे की वस्तुएं कौन से राज्य से मिली? तो यूपी से। सबसे ज्यादा तांबे की वस्तुएं किस स्थान से मिली? तो वो स्थान है गुगेरिया, और गुगेरिया पड़ता है कहां पर? एमपी में। कहां पड़ता है? एमपी में। ध्यान रह जाएगा सबको, अच्छे से क्लियर है। ये इनके मृदभांड वगैरह की बात हो गई। अगला पॉइंट, ये टॉपिक अपना जो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति, ऋग्वैदिक कालीन ओनली, ये अपना टॉपिक लगभग कंप्लीट है। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि इस टॉपिक के एंड में अपन कुछ चीज़ों का जिक्र करेंगे जो इम्पोर्टेंट बार बार पूछी जाती हैं। जैसे पूछ लेगा आपसे, इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ, अग्नि का कितनी बार हुआ, पिता का कितनी बार हुआ, माता का कितनी बार हुआ, गंगा का कितनी बार हुआ, यमुना का कितनी बार हुआ, विद्युत का कितनी बार हुआ, जन का कितनी बार हुआ। ऐसे बार बार कुछ शब्दावलियां हैं जो पूछी जाती है, मिलान करने वाला प्रश्न भी बन जाता है। तो उनकी एक टेबल बनाते हैं और 10-5 वर्ड हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जो जिनके बारे में कि किस किस का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। तो उनके ऊपर एक टेबल बना लीजिए मेरे साथ साथ, मैं नाम लिखता जा रहा हूं और किस नाम का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ, ये जिक्र अपना, ये पॉइंट अपना अब चल पढ़ेंगे अपन। क्लियर है मित्रों? तो पॉइंट बना लीजिए, ऋग्वेद में उल्लेख, ऋग्वेद में उल्लेख, जैसे मैंने कहा पिता, तो पिता का, हाँ ध्यान रहे, पहले एक बार
मैं लिखवा देता हूं, आप भी मेरे साथ साथ नोट करते जाइए इनको, उसके बाद इनको याद करवा दूंगा यहीं के यहीं। जैसे पिता का उल्लेख हुआ भैया 335 बार, अगला पॉइंट हुआ माता 234 बार, इंद्र का उल्लेख 250 बार, अग्नि 200 बार, वरुण 30 बार, विष्णु 100 बार। ये कुछ शब्द हैं जिनका बार बार ऋग्वेद में उल्लेख होता है। अगला पॉइंट, सभा 8 बार, समिति 9 बार, विदत 122 बार, गण 46 बार। ये चारों की चार संस्थाएं आ गई। फिर गाय 176 बार, विष, समझिए ये विष कौन सा, विष क्या आ गया। अपन ने एक बात की थी कि ऋग्वेद के अंदर बाकी सभी जगह पर दो प्रमुख वर्णों का उल्लेख मिलता है, क्षत्रिय और ब्राह्मण, और बचे हुए जितने भी उनको विष कह दिया गया। तो विष का उल्लेख हमें मिलता है 171 बार। कितनी बार मिलता है? 171 बार। आगे चलते हैं। मैंने नेक्स्ट कहा ब्राह्मण 15 बार, क्षत्रिय 9 बार, वैश्य 1 बार, शूद्र 1 बार। अब जैसे गंगा 1 बार, यमुना का उल्लेख भी 1 बार हुआ है, सॉरी यमुना का उल्लेख 3 बार। और राजा शब्द का प्रयोग भी कितनी बार हुआ है? 1 बार। अच्छा, गाय आ गई थी क्या? हाँ, गाय 176 बार। ये कुछ प्रमुख शब्दावली है, ये कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनका उल्लेख बार बार ऋग्वेद में होता रहा है और जिनसे बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक शब्द और रह गया, शायद जन आ गया था क्या? नहीं आया। एक और लिख देता हूं, जन 275 बार। जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 275 बार। तो ये कुछ शब्द हैं जिनके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछ लेता है। जैसे एक बार प्रश्न आया कि ऋग्वेद में पृथ्वी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। अभी अगर ऑनलाइन क्लास होती, डायरेक्ट लाइव क्लास होती, तो मैं आपसे कमेंट करवा के इसका आंसर मांगता। मेरा प्रश्न क्या है कि पृथ्वी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो पृथ्वी का उल्लेख कितनी बार? पृथ्वी का भी 1 बार। वापस से याद कर लीजिए, पिता सबसे बड़ा होता है घर में, तो उल्लेख सबसे ज्यादा बार। पिता और माता में 111 का अंतर, नहीं सॉरी 101 का अंतर, कितना उल्लेख
234 बार। इंद्र अग्नि 200 250 250 200, इंद्र अग्नि 250 200, इसको उल्टा करके बोल लो, अग्नि इंद्र 200 250। वरुण और विष्णु के बारे में एग्जामिनर बहुत कम पूछता है, आज तक नहीं पूछा है, इनके बारे में बार बार पूछता रहता है। तो 30 और 100 सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले शब्द हैं सभा और समिति। सभा और समिति सबसे ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक। तो सभा समिति 8-9, बार बार रट लो, सभा समिति 8-9। कोई भी बोले सभा समिति 8-9, सभा समिति 8-9। ये सबसे प्राचीन संस्था थी, इसका जिक्र अपन पहले भी कर चुके हैं। कितनी बार उल्लेख हुआ? 22 बार। गण का कितनी बार? 46 बार। गाय कितने की? इंपोर्टेंट, गाय, गाय का उल्लेख कितनी बार? 176 बार। विष 171 बार। चारों वर्ण आ गए। इन दोनों को तो एक बार एक से ही कर सकते हैं अपन, वैश्य शूद्र एक एक बार, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय 15 और 9, ब्राह्मण क्षत्रिय 15 और 9। गंगा भी एक, यमुना 3 बार, राजा 1 बार, पृथ्वी 1 बार। और जल शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 275 बार, 275 बार। तो ये पॉइंट जो है वो आप याद कर लीजिएगा। हालांकि पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, 30-32 की सूची दे रखी है, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छटे हुए थे जो मैंने आपको बताए हैं, जिनसे बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये था अपना टॉपिक, आज कंप्लीट हुआ इस वीडियो के तहत ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए इसको, शब्दावलियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अब जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं अगली क्लास के अंदर, वो अपना टॉपिक होगा उत्तर वैदिक कालीन। तो उत्तर वैदिक काल को भी वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने ऋग्वैदिक काल को किया था। लेकिन ध्यान रहे, जो चीजें ऋग्वैदिक काल में थी अगर वो सेम टू सेम ऐसी की ऐसी हैं तो वो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वैसे के वैसे पूरे वैदिक काल में रहेंगे। लेकिन जहां कुछ परिवर्तन होगा, उन परिवर्तनों को अपने को ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में ये चीज थी और उत्तर वैदिक काल में ये परिवर्तन उसमें हो गया था। इसी बात के लिए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।